हाँ भाई, आज हम एनसीईआरटी का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फटाफट एक बार ऐड हो जाओ। जो अपने साथ वाले हैं उनको भी एक बार इन्फॉर्म कर दो। ठीक है, ताकि फटाफट सारे सारे साथ में ऐड हो जाएं। ठीक है, उनका सिलेबस भी पीछे नहीं रहे। कितने ऐड हो लिए? अगर कोई आवाज का इश्यू हो और कोई कैमरे का इश्यू हो जो अगर बोर्ड पे साफ दिखाई नहीं दे रहा हो, तो एक बार कमेंट जरूर कर देना भाई। ठीक है, कोई आवाज का अगर कोई इश्यू हो या फिर कोई बोर्ड से संबंधित कोई इश्यू हो तो। बोलिए प्रभात। कर दें स्टार्ट अब। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि जो चार्ज है वो किसकी वजह से क्रिएट होगा? इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, अब वो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन की वजह से ही क्रिएट क्यों होगा? प्रोटॉन की वजह से क्रिएट क्यों नहीं होगा? ठीक है, प्रोटॉन की वजह से क्रिएट इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब न्यूक्लियस में प्रेजेंट होगा तो वहां पे कौन सा फोर्स प्ले में होगा? न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में होगा। ठीक है, अगर न्यूक्लियर फोर्स एक्शन में है तो न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है। सबसे स्ट्रोंगेस्ट फोर्स है, तो हम इसको फोर्स को तोड़ नहीं सकते। ठीक है, और हम प्रोटॉन को ना ही बाहर निकाल सकते हैं और ना ही प्रोटॉन को न्यूक्लियस में ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए हम चार्ज है वो प्रोटॉन की वजह से न बोल के हम बोलते हैं कि जो चार्ज है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। ठीक है, चार्ज क्रिएट सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा। अगर इलेक्ट्रॉन मोर देन प्रोटॉन हुए, ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन, इफ मैं लिख दूं यहां पे, इफ इलेक्ट्रॉन इज मोर देन प्रोटॉन, देन कौन सा चार्ज आएगा? ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हुए प्रोटॉन कम हुए, ठीक है, या मैं ये कंडीशन लिखूं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा है और प्रोटॉन है वो कम है, तो कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा प्रोटॉन कम तो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अगर एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, इफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन, इफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन प्रोटॉन, देन उस टाइम क्या होगा? ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन हुए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेस देन हुए किससे? प्रोटॉन से। उस टाइम कौन सा चार्ज? इलेक्ट्रॉन कम, मतलब पॉजिटिव, प्रोटॉन क्या? ज्यादा। प्रोटॉन ज्यादा मतलब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा। अगर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो ओवरऑल क्या चार्ज आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, ये कंडीशन थी। ठीक है, अब इसके बाद आगे, ठीक है, हाँ, अगर मैं बोलूं, ठीक है, कि कोई भी चार्ज है, ठीक है, कोई भी चार्ज, अगर कोई भी चार्ज है,
चार्ज का जहां पे नाम आ जाए, ठीक है, वहां पे आप चार्ज के नाम से मान के चलना कि वहां पे इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, क्योंकि हम चार्ज को इलेक्ट्रॉन से ही रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में है, प्रोटॉन तो बाहर नहीं निकल सकता न्यूक्लियस से, ठीक है, तो चार्ज को हम इलेक्ट्रॉन से ही रिलेट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब तीन कंडीशन होगी, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, या तो वो रेस्ट में होगा, इलेक्ट्रॉन या तो रेस्ट में हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन एक जगह रुका हुआ है, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो मूव करेगा, ठीक है। एक कंडीशन तो ये हो गई, एक कंडीशन ये हो गई कि मूव कर, एक तो रेस्ट में और एक मूव कर रहा है, ये दो कंडीशन बनेगी, ठीक है। पहली कंडीशन तो रेस्ट में, दूसरी कंडीशन जब चार्ज मूव कर रहा है। अब मूव करने के भी दो तरीके होंगे, ठीक है। पहला तो होगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है। कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब हो गया कि वहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो, ठीक है। और दूसरा एक्सीलरेटेड मोशन, एक्सीलरेटेड मोशन, या फिर मैं बोलूं यहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू जीरो नहीं होगी, या फिर मैं बोलूं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी बार बार चेंज हो रही हो। तो अपने पास तीन कंडीशन बन गई मेनली, एक तो जब रेस्ट में हो, ठीक है, एक जब उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी हो, और एक जब कांस्टेंट वेलोसिटी नहीं हो, ठीक है। यहां पे एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी होगी, जीरो होगी, और यहां पे जीरो नहीं होगी, ठीक है। अब अगर किसी को ये पता नहीं है कि कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब एक्सीलरेशन इज इक्वल टू जीरो कैसे आया, और एक्सीलरेटेड मोशन में, या फिर मैं बोलूं कि जब कांस्टेंट नहीं है वेलोसिटी उस टाइम एक्सीलरेशन जीरो क्यों नहीं आया, इसमें देखो, ठीक है। वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर v कांस्टेंट है, ठीक है, इसका मतलब हुआ कि वेलोसिटी की वैल्यू चेंज नहीं हो रही। अगर मैं इस ए पॉइंट पे 60 किलोमीटर पर ओवर नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ रहा हूं, ठीक है, तो मैं आगे वाले इस पॉइंट पे भी अगर मैं 60 किलोमीटर पर ओवर नॉर्थ डायरेक्शन में दौड़ रहा, ठीक है, दोनों पॉइंट पे मैं अगर मेरी सेम स्पीड है, सेम वेलोसिटी है, ठीक है, तो इसका मतलब कि मेरी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अगर वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही तो अपने पास एक्सीलरेशन होता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, ठीक है। तो अब v2 माइनस v1 मतलब यहाँ पे वेलोसिटी कितनी 60, और यहाँ पे मतलब इनिशियल या फाइनल ले लो आप इसको, चाहो तो फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, इसको फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी, और चाहो तो आप v2 और v1 और t2 और t1 भी मान सकते हो, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी अपनी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, और इनिशियल वेलोसिटी कितनी, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वेलोसिटी, ठीक है, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अपॉन में कुछ टाइम आएगा टी, ठीक है, 60 माइनस 60 कितना बचा, जीरो बचा, जीरो अपॉन में टी ओवरऑल क्या आएगा, जीरो आएगा। मतलब यहाँ पे एक्सीलरेशन क्या होगा, जब मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट होगी उस टाइम एक्सीलरेशन कितना होगा, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है ये। और जब एक्सीलरेटेड मोशन होगा मतलब कि मेरी वेलोसिटी कांस्टेंट ना हो, या फिर मैं इसको यहां पे ये लिख दूं, वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो उस केस में, ठीक है, और यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, ठीक है। अगर जिस कंडीशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं हो मतलब फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू सेम नहीं हो, उस केस में क्या ये वैल्यू जीरो आएगी, नहीं। तो एक्सीलरेटेड मोशन में क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो नहीं होगा, मतलब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों सेम नहीं होगी, ठीक है। अब आगे करें, तो अपने पास जनरली तीन कंडीशन बन गई,
एक तो रेस्ट की और दो मोशन की, एक और दो, ये तीन तीन कंडीशन बन गई। अब तीन कंडीशन के बारे में जानेंगे अपन। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन है या फिर मैं बोलूं जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन करने का मतलब समझना आप चार्ज से। ठीक है, जो चार्ज है वो जब रेस्ट में भी हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये, जो चार्ज है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, कांस्टेंट वेलोसिटी से भी मूव कर सकता है, मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड कंडीशन ये भी बन सकती है। ठीक है, और थर्ड कंडीशन ये बन सकती है कि जो मेरा जो चार्ज है, ठीक है, वो मूव कर रहा है, मूविंग विद नॉन कांस्टेंट बोलूं मैं, या फिर मैं बोलूं एसिलेटेड नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी, या फिर इसको मैं बोल सकता हूं एसिलेटेड मोशन। एसिलेटेड मोशन का मतलब कि एसिलेशन की कुछ ना कुछ वैल्यू हो, जीरो नहीं हो, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी एसिलेशन की। ठीक है, वो होगा एसिलेटेड मोशन। ठीक है, और नॉन एसिलेटेड मोशन का मतलब कि एसिलेशन की वैल्यू जीरो, मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। तो ये तीन कंडीशन बनती है अपने इलेक्ट्रॉन के मोशन की बोलूं या मैं चार्ज के मोशन की बोलूं। ठीक है, तो जो जब चार्ज रेस्ट में होगा, जब चार्ज रेस्ट में होगा उस टाइम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, जब चार्ज रेस्ट में होगा उस टाइम चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज है, ठीक है, ये हम पढ़ेंगे जस्ट इसके बाद थोड़ा आगे, सेकंड या थर्ड लेक्चर में, आज के बाद। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पूरा डिस्क्राइब करके दे रखा है। ठीक है, इसी चैप्टर में, फर्स्ट चैप्टर में। और जो मूविंग जो चार्ज है, ठीक है, अब मूविंग में भी दो कंडीशन, कांस्टेंट वेलोसिटी, जो कांस्टेंट वेलोसिटी से अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है वो दो फील्ड, इसमें तो ये एक ही फील्ड क्रिएट करेगा। जो रेस्ट में जो चार्ज है वो एक ही फील्ड क्रिएट करता है, कौन सा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, और जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ये दो फील्ड क्रिएट करता है, और हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से लिखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो ऊपर वेक्टर लगा दो। ठीक है, और जो चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है ये दो फील्ड क्रिएट करेगा। पहला तो कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, और दूसरा कौन सा, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड को लिखते हैं बी से और इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखते हैं ई से। ठीक है, अब अपने पास दो कंडीशन हमने पढ़ ली है कि जब चार्ज रेस्ट में होगा उस टाइम वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा उस टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, मतलब दो फील्ड क्रिएट करता है। अब कंडीशन थर्ड, थर्ड कंडीशन में जब चार्ज नॉन कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा, कहने का मतलब एसिलेटेड मोशन करेगा, मतलब एसिलेशन इस कंडीशन में जीरो नहीं होगा। ठीक है, और ऊपर वाली कंडीशन में एसिलेशन है जीरो इक्वल था, इसमें जीरो इक्वल नहीं है। इस कंडीशन में जो चार्ज है वो एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, और एक करेगा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी क्रिएट करता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ईएम वेव जिसको हम बोलते हैं ईएम वेव। ठीक है, तो
ये तीनों या तो कॉपी में छाप लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। हाँ, एक बार थोड़ा सा वो इसका बता देना और बता देना कि समझ आया कि नहीं आया, ये थोड़ा सा बता देना, कमेंट कर दिया करो भाई कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम हो। एक सेकंड में कमेंट पढ़ लेता हूँ भाई। क्लियर है, ठीक है भाई। ठीक है, हाँ भाई एक बार थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे स्टार्ट करते हैं। हाँ, जरा एक बार कमेंट करके बताओ कि यूनिट और डायमेंशन जो आपने 11th में जो आपका जो सेकंड चैप्टर था, फर्स्ट या सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का, जिसमें यूनिट और डायमेंशन निकालने थे, ठीक है, वो किस किस को आते हैं और किस किस को नहीं आते, क्योंकि उसका एक या दो क्वेश्चन 1 या 2 नंबर में हर बोर्ड में पूछा जाता है, चाहे वो हरियाणा बोर्ड हो, चाहे वो राजस्थान बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो। आता है यूनिट डायमेंशन निकालना? हाँ आता है तो ठीक है भी, ठीक है, आता है तो बढ़िया, अगर नहीं आता तो एक बार कमेंट कर देना, दोबारा से करवा देंगे। ठीक है, अब आगे चलें। हाँ, जो पहली कंडीशन थी अपनी, जब चार्ज रेस्ट में होगा, ठीक है, अगर जब चार्ज रेस्ट में हो और हम रेस्ट में चार्ज रख, जो चार्ज रेस्ट में है अगर हम उसकी स्टडी करें, जब चार्ज रेस्ट में होगा, हाँ जब चार्ज रेस्ट में होगा, ठीक है, अगर हम रेस्ट वाले चार्ज की स्टडी करें तो हम उसको उस स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोस्टैटिक इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, आया समझ? जब चार्ज रेस्ट में हो, जब चार्ज रेस्ट में हो, अगर हम रेस्ट वाले चार्ज की स्टडी करें तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट, स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, ठीक है। तो जो अपना जो पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक या फिर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, वो अपना उसमें अपने को जो स्टडी करना है वो करना है कि चार्ज रेस्ट में होगा, चार्ज मूव नहीं करेगा। तो पहले चैप्टर में अपने को जो भी स्टडी करना है वो चार्ज को रेस्ट में लेके करना है, ठीक है, यही हम पढ़ेंगे। और ये जो सेकंड और जो थर्ड है, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ये आपके आगे वाले चैप्टर हैं, ठीक है, ये बाद में आएंगे। शायद एक तो है लास्ट जो चैप्टर है ईएम वेव का, वो वाला, ठीक है, और एक वो मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उस वाले चैप्टर के हैं ये दोनों, ठीक है। तो अब जब चार्ज रेस्ट में है उसको तो बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, और जब चार्ज मूव कर रहा हो उसकी स्टडी को बोलते हैं इलेक्ट्रो डायनेमिक्स, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। डायनेमिक्स का मतलब होता है एट मोशन या फिर मूविंग बॉडी, या फिर मैं बोलूं मूविंग कंडीशन किसी भी बॉडी की, ठीक है। जब भी कोई बॉडी या फिर जब भी कोई चार्ज रेस्ट में होगा उसकी स्टडी हम करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलेंगे, और जब भी कोई बॉडी मूव करेगी उसकी हम स्टडी करेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स बोलेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ये साथ में है भी एक शब्द है, ठीक है। इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रॉन,
इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे चार्ज से लेंगे क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन की वजह से आएगा। स्टैटिक का मतलब एट रेस्ट, इसका मतलब होगा इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट, ठीक है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है। स्टडी ऑफ इलेक्ट्रॉन एट मोशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, ठीक है। अब इसके बाद आगे स्टार्ट करें चार्ज, ठीक है। चार्ज क्या होगा? हाँ भाई, चार्ज क्या होगा? जो चार्ज है वो किसी भी मटेरियल की, ठीक है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसको मैं लिखूं, चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एनी मटेरियल, ठीक है। किसी भी मटेरियल की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। अब ये एक नया शब्द आया है इंट्रिंसिक, ठीक है। इसका मीनिंग आप पूछोगे, ठीक है। इंट्रिंसिक का मतलब होता है जो उसके जन्म के साथ पैदा हुई है, ठीक है, जन्म जात, ठीक है। मतलब जो उसके साथ में ही आई है, ठीक है, ऐसी एक प्रॉपर्टी, उसको हम बोलते हैं चार्ज, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। अब जैसे मान के चलें, ठीक है, कोई इंसान है, ठीक है, उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी? उसके दो आंख होंगे, ठीक है। ये उसकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी हो गई, जन्मजात प्रॉपर्टी हो गई कि उसके, कोई भी आदमी है उसके दो आंख होगी, ठीक है। वैसे ही कोई भी मटेरियल है वो एटम से बना होगा, वो एटम से बना होगा, ठीक है। और एटम में कुछ पार्टिकल्स होंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, मैसॉन वगैरह, वो आपके है नहीं, ठीक है। तो अब जो ये वाले जो पार्टिकल्स हैं, इनकी भी जन्मजात प्रॉपर्टी होती है कि इनके ऊपर चार्ज एग्जिस्ट करता है, ठीक है। अब आगे चले, ठीक है। हाँ, ये तो पता होगा आपको कि जो चार्ज हैं वो दो प्रकार के, जो चार्ज हैं दो प्रकार के होते हैं। चार्जेस आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। एक तो पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, दूसरा नेगेटिव चार्ज। हाँ भाई, एक चीज था ना कि आपने 11th में पढ़ी होगी, एक तो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी, एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी थी। इंट्रिंसिक का मतलब था जो उसके जन्म के साथ ही जो प्रॉपर्टी पैदा हुई है, उन प्रॉपर्टी को बोलते हैं हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। और एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो मतलब अपने को बाहर से मिली है, ठीक है। ये दोनों कॉन्सेप्ट एक बार देख लेना, ठीक है। ये तो वैसे तो 11th के हैं, ठीक है, पर एक बार देख लेना, ठीक है। हाँ, जो चार्ज है वो दो प्रकार के होंगे, आई बात समझ। अब बात करते हैं चार्ज के यूनिट की, ठीक है। जो चार्ज की जो यूनिट है, चार्ज की जो यूनिट है, जो चार्ज की जो यूनिट है उसको उसको वो है कूलम। क्लियर नहीं दिख रहा? लाइट बंद हो रही है, फोकस ला रहे हैं जंगल को। नीचे वाला बंद करना, वो सामने वाला गेट खोलना। हाँ भाई, अब दिखाई दे रहा है? अब हुआ कुछ क्लियर? हाँ,
ठीक है भाई, क्लियर नहीं आ रही? अभी भी क्लियर नहीं आ रही क्या? हाँ ठीक है। हाँ, जो चार्ज है उसकी यूनिट होती है कुलाम, और कुलाम को हम लिखते हैं सी से। ठीक है, चार्ज की यूनिट क्या? कुलाम, और कुलाम को लिखते हैं सी से। थोड़ा सा अलग अलग है, आधा आधा खोल दे, आधा बंद कर दे। वो बंद कर दे साइड वाला, हाँ एक खोल दे, अब ठीक है। ठीक है, हाँ गुलाम, वो लाइट और ऑन कर दे, लाइट का फोकस लग रहा है। ठीक है, हाँ, जो चार्ज की जो यूनिट होगी वो होगी कुलाम। ठीक है, अब इसकी डायमेंशन निकालें। ठीक है, हाँ भाई, कई कई जो एग्जाम होते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम, उसमें ये पूछा जा सकता है कि जो चार्ज की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, याद रखना कुलाम होगी। क्या होगी? कुलाम, इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, और इसकी डायमेंशन क्या होगी? ठीक है, जो चार्ज की, ये तो हो गई यूनिट, अब डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन, डायमेंशन ऑफ चार्ज क्या होगी, या फिर मैं बोलूं डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ चार्ज। ठीक है, डायमेंशन क्या होगी? डायमेंशन निकालने आती है ना, वो ऐसे लिखते हैं M1 L1, ऐसे कुछ लिखते हैं T1, ऐसा कुछ। ठीक है, ऐसे कुछ लिखते हैं ना वो। हाँ, वो डायमेंशन, वो क्या होगी? कोई आइडिया? हाँ, एक बार बता देना कि ब्राइटनेस वगैरह बोर्ड वगैरह साफ दिखाई दे रहा है क्या? बीच में बोल रहे थे कि प्रॉब्लम आ रही है, अब एक बार चेक कर लेना। हाँ, डायमेंशन, एक बार कमेंट करो किस किस को डायमेंशन का पता है, डायमेंशन ऑफ चार्ज। फिर हम निकालेंगे डायमेंशन ऑफ चार्ज, बोर्ड पे निकालेंगे हम, कैसे आई, क्या क्या होगी। एक बार ये कमेंट कर देना कि क्लियर दिखाई दे रहा है तो बता देना अभी। ठीक है, कमेंट नहीं आया किसी का भी, चार्ज की डायमेंशन क्या होगी? चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? चार्ज को हम लिखते हैं क्यू से, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। ठीक है, तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा? 10th में पढ़ा है आपने, एनसीईआरटी में, चार्ज का फॉर्मूला। एम्पियर टाइम, हाँ, कोई और? एम्पियर टाइम, सही है एम्पियर टाइम तो। ठीक है, लेकिन कोई और है? कोई दूसरा? एक ही जवाब आया अभी तक। चलो अभी करते हैं। देखो, 10th में आपने जो पढ़ा था वो ये पढ़ा था कि जो करंट होता है, करंट को आई से लिखते हैं। ठीक है, जो करंट होता है वो होता है फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। ठीक है, करंट क्या था? फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब जो आई की जो वैल्यू थी वो थी क्यू अपॉन में टी। ठीक है, तो यहां से जो क्यू की वैल्यू है वो क्या आएगी? क्यू इज इक्वल टू आई इंटू टी। अगर मैं टी को इस साइड लेके जाऊं, इस साइड ये डिवाइड में है, तो इस साइड जाने पर ये मल्टीप्लाई में आएगा, मतलब जो चार्ज है, जो चार्ज की वैल्यू क्या आएगी? क्यू इंटू टी। ठीक है, आई बात समझ? अब इसकी यहां से यूनिट निकाले, एक बार निकालते हैं यूनिट। ठीक है, चार्ज की यूनिट थी कुलाम। ठीक है, ये कुलाम किसके इक्वल होगी? आई मतलब करंट, करंट क्या होती है? एम्पियर। ठीक है, टी फॉर टाइम, टाइम की यूनिट क्या होगी? सेकंड। ठीक है, तो जो कुलाम होता है वो एम्पियर डॉट सेकंड के इक्वल होता है। ये बात समझ आई? मतलब कुलाम इज इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकंड। ठीक है, अब इसकी निकाले डायमेंशन, डायमेंशन निकालने। ठीक है, तो जो चार्ज की जो डायमेंशन होगी, मतलब जो चार्ज की जो डायमेंशन होगी, ठीक है, वो किसके इक्वल होगी? एम्पियर की डायमेंशन,
मतलब करंट की डायमेंशन, करंट की डायमेंशन A1, ठीक है। सेकंड मतलब टाइम, टाइम में कितनी बार आया, एक बार ही ना, इसकी पावर की यहाँ पे क्या है, एक ही होगी। अगर यहाँ पे पावर मैंने कुछ नहीं लगाई, इसका मतलब एक है, ठीक है। तो A1 और T1 ये आ गई यहाँ पे चार्ज की डायमेंशन, ठीक है। इसी को बोलते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। मतलब तो चार्ज की जो डायमेंशन है वो होगी A1 T1, ठीक है। इतना सब को क्लियर किया, जो बोर्ड पे छपा हुआ है वो सभी को क्लियर किया, एक बार कमेंट कर दे। और अगर इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और छापना चाहो तो छाप लो भाई। और आपको जो नोट्स हैं वो भी अवेलेबल हो चुके होंगे शायद, ठीक है, कल अपलोड किए थे। और आज उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, और टीचमेंट पे भी मिल जाएगी। इसके बाद आगे स्टार्ट करते हैं। एक बार छाप लो तो बाद में बता देना भी हाँ भी हो चुका हमारा। किसी को डाउट हो तो भी बोल देना। हाँ ठीक है, आगे चलते हैं भाई। हाँ भाई, जैसे कि अपने बुखार हो जाए और हम डॉक्टर के पास जाएं, तो डॉक्टर हमारी बॉडी का टेम्परेचर नापता है, ठीक है। तो मतलब वो भी एक इंस्ट्रूमेंट रखता है टेम्परेचर नापने के लिए, ठीक है। वैसे ही हवा किस स्पीड से चल रही है, तो उसको नापने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बैरोमीटर, ठीक है। टेम्परेचर नापने के लिए थर्मोमीटर। वैसे ही चार्ज, चार्ज को नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट काम आता है, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। किसी बॉडी पे चार्ज है या नहीं उसको नाप, उसको बताने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। ये लिखवा दूं कि जो चार्ज है, चार्ज ऑन एनी मटेरियल कैन बी मेजर्ड बाय इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। इलेक्ट्रोस्कोप से किसी भी बॉडी पे चार्ज है कि नहीं ये हमें मालूम होगा। और एक बात और, जो इलेक्ट्रोस्कोप है वो काम कैसे करता है ये हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार तो ये बता दें कि जो जनरल इंट्रोडक्शन है चार्ज का, जो पहले चैप्टर का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो ही चल रहा है। पर ये इतना तो पता ही होगा कि अनलाइक जो चार्जेस हैं, अनलाइक चार्जेस हैं वो अट्रैक्शन नेचर शो करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। और लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। और जनरल इंट्रोडक्शन में और ये भी है कि जो पॉजिटिव चार्ज है, या फिर मैं लिखूं अनलाइक चार्जेस, या फिर मैं लिखूं अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस, या तो पॉजिटिव नेगेटिव या फिर नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। अनलाइक चार्जेस न्यूलीफाई देयर इफेक्ट्स, ठीक है। न्यूलीफाई का मतलब होता है कैंसिल कर देना, ठीक है। अगर पॉजिटिव चार्ज, अगर 1 प्लस चार्ज लेके आएगा एक प्रोटॉन, और वहां से एक अगर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इलेक्ट्रॉन एक माइनस का चार्ज लेके आएगा, ये आपस में दूसरे एक दूसरे के इफेक्ट को
कैंसिल कर देंगे, मतलब न्यूलीफाई कर देंगे, इसी को बोलते हैं न्यूलीफाई, मतलब कैंसिल कर देना, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देना, उसी को बोलते हैं न्यूलीफाई। ठीक है, हाँ एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, आगे स्टार्ट करेंगे। अभी तक तो हमने यूनिट पढ़ ली, चार्ज की यूनिट क्या होगी, डायमेंशन पढ़ ली, डायमेंशन क्या होगी चार्ज की। अब पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी होगी, और जो प्रोटॉन है उसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू है वो कितनी होगी, और न्यूट्रॉन अपने ऊपर कितना चार्ज रखता है, ये भी अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो पहली बात तो, ठीक है, उसका नेचर क्या होगा, नेगेटिव, इसको बोलते हैं नेगेटिव पोलैरिटी। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कैसा होगा, माइनस का, माइनस में कितना होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है, कुलाम लगाना भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिजिक्स के अंदर ये जो यूनिट है इनका बहुत ज्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो यूनिट लगाना नहीं भूले भाई, इसका खासकर ध्यान रखें यूनिट का। ठीक है, और जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, इसके ऊपर कितना चार्ज होगा, इसके ऊपर जो चार्ज की वैल्यू होगी वो पहले तो बता दूं मैं आपको प्लस में होगी, क्योंकि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इसको बोलेंगे कि जो प्रोटॉन है उसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है। ठीक है, और इसको ऐसे बोलेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो पोलैरिटी है वो नेगेटिव है। ठीक है, जो प्रोटॉन है उसके ऊपर चार्ज पहले प्लस में, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, चार्ज का मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो इक्वल होगा, लेकिन उनकी पोलैरिटी अलग होगी, इलेक्ट्रॉन पे माइनस और प्रोटॉन पे प्लस। हाँ साक्षी, हाँ यही होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, सही है आपका। ठीक है, प्रोटॉन पे प्लस नेचर। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की। ठीक है, अब बात करते हैं न्यूट्रॉन की, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होगा, 0। ठीक है, अगर आप ऐसा लिखते हो कि न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज, 0, तो ये आपका गलत हो सकता है। अगर आप बोर्ड में ये लिख के आओगे कि न्यूट्रॉन पे चार्ज पूछ लिया या प्रोटॉन पे चार्ज पूछ लिया, अगर आपने न्यूट्रॉन पे चार्ज सिर्फ और सिर्फ 0 लिख के छोड़ दिया तो इसमें आपको नंबर मिलने वाले हैं 0। ठीक है, इसके आगे अगर आपने कूलम लगा दिया, अब आपका ये सही हो गया। ठीक है, तो आपको ये यूनिट लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट, इसको नहीं भूलना भाई। ठीक है, अब पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अगर आप कूलम नहीं लगाओ, सीधा डायरेक्ट 0 छोड़ दो, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, कूलम लगाना मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, तो न्यूट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू कितनी, ठीक है, 0 कूलम। ठीक है, हाँ, अब जो मास होगा, मास कितना होगा, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होगा, प्रोटॉन का मास कितना होगा, और न्यूट्रॉन का मास कितना होगा, वो अभी हम करेंगे। जो न्यूट्रॉन का, ये तो हो गया चार्ज। ठीक है, ये वाली चीज, ये वाला तो हो गया चार्ज, कि इनके ऊपर चार्ज कितना होगा। अब बात करेंगे इनके मास की। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 केजी। ये ध्यान रखना भाई, मैंने यहां पे केजी में लिखा है, अगर आप यहां पे ग्राम में लिखोगे तो ये पावर -27 हो जाएगी। ठीक है, मैंने यहां पे केजी में लिखा है, मतलब यूनिट मैटर करती है बहुत ज्यादा फिजिक्स में। ठीक है, अगर आप केजी में लिखोगे तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आएगी, अगर यहाँ पे ग्राम में लिखोगे तो यहाँ पे वैल्यू कुछ और आएगी। ठीक है, तो ये तो हो गई वैल्यू ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के मास की वैल्यू होगी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोटॉन के मास की वैल्यू।
प्रोटॉन के मास की वैल्यू होगी 1.66 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, यूनिट दे लेना, मैंने kg लिखी है यहाँ पे, इसको मत भूल जाना, या कहीं आप ग्राम कर दो। ग्राम करोगे तो ये पावर 3 और बढ़ जाएगी, इसमें तो हो जाएगी 30 ग्राम, छोटी यूनिट, हाँ 3 कम हो जाएगी। ठीक है, ऊपर वाले में 3 कम हो जाएगी। अब आगे करते हैं न्यूट्रॉन का जो वेट होगा वो होगा 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, ये होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, ये होगा मास ऑफ न्यूट्रॉन। एक बार भाई स्क्रीनशॉट ले लेना, छापना चाहो तो छाप लेना। इसके बाद आगे चलेंगे। हाँ आगे चले। इसके बाद कई बार एक नंबर में ये डेफिनेशन भी आती है कि डिफाइन 1 कूलम। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करोगे? ठीक है, मतलब 1 कूलम इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो अपने को पता है कि I इज इक्वल टू क्यू अपॉन में टी होता है। ठीक है, यहां से इसी इक्वेशन से Q इज इक्वल टू आई टी मिल गया। ठीक है, अब Q क्या होगा? चार्ज होगा। मतलब अगर, हाँ इस चार्ज की वैल्यू 1 कब होगी? अगर मैं करंट की वैल्यू 1 ले लूं, 1 एम्पियर ले लूं, और टाइम की वैल्यू भी मैं 1 सेकेंड ले लूं। ठीक है, तो उस टाइम इस Q की वैल्यू क्या होगी? Q Q की वैल्यू क्या होगी, निकालते हैं। 1.1। ठीक है, 1 एम्पियर करंट था और 1 सेकेंड टाइम था मेरे पास, तो Q की वैल्यू क्या आई? 1 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम को डिफाइन कैसे करेंगे कि when 1 ampere of current is passing through a wire in 1 second, ठीक है, that will equals to 1 कूलम। ठीक है, 1 कूलम किसके इक्वल होगा? कि जब 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में पास हो रहा हो किसी भी वायर से। ठीक है, तो जब वो जो चार्ज की जो वैल्यू पास हुई है उस वायर से, वो कितनी होगी? 1 कूलम के इक्वल होगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग following through any section of a conductor in 1 second when electric current in the conductor is 1 ampere। जब कंडक्टर के अंदर करंट की वैल्यू 1 एम्पियर हो और टाइम भी अपना हो, तो जो चार्ज की वैल्यू फ्लो होगी वहां से उस कंडक्टर में से, वो एक कूलम के इक्वल होगी। ठीक है, हाँ भी 1 कूलम में किसी को कोई दिक्कत, और जो पीछे हो चुका उसमें अभी तक जो हो चुका उसमें किसी को कोई दिक्कत? जो चार्ज का जो नेचर है पॉजिटिव और नेगेटिव, वो किसके द्वारा डिफाइन किया सबसे पहले किसने बताया था? पता है? कमेंट कर दो भी किसी को पता है तो। चार्ज की पॉजिटिव और नेगेटिव 2 प्रकार के हैं, किसने बताया था सबसे पहले? बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम सुना है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया था अभी। अब आगे शुरू करें।
आगे स्टार्ट करते हैं कि अगर कोई भी बॉडी है मेरी, ठीक है, अगर कोई ये बॉडी मान ली मैंने, ठीक है, अगर मेरे पास कोई भी बॉडी है, ठीक है, अब इसके ऊपर मेरे को चार्ज क्रिएट करना है, ठीक है, अब फिलहाल इसके ऊपर 0 कूलम्ब चार्ज है, ठीक है, एट दिस टाइम, लेकिन मेरे को इसके ऊपर चार्ज क्रिएट करना है। हाउ विल आई क्रिएट चार्ज ऑन दिस बॉडी, ठीक है, तो इसके अब मैं इस बॉडी के ऊपर चार्ज क्रिएट कैसे करूंगा, उसके 3 मेथड हैं, ठीक है। अब ये बॉडी है, अब न्यूट्रल है, मतलब 0 कूलम्ब, न्यूट्रल का मतलब 0 कूलम्ब चार्ज है इस बॉडी पे। अगर मेरे को इस बॉडी पे चार्ज क्रिएट करना है तो मैं कैसे इस बॉडी पे चार्ज क्रिएट करूंगा, उसके मेरे पास 3 मेथड हैं, और 3 मेथड कौन कौन से हैं वो मैं अभी आपको लिखवा दूं। लाइट हुई, लिखवा देते। मेथड्स ऑफ चार्जिंग, पहला तो होगा बाय फ्रिक्शन, दूसरा होगा बाय कंडक्शन, हाँ भाई, ये 3 मेथड है, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इन तीनों को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, आगे आने वाले हैं बस तीनों डिटेल में, कि चार्जिंग बाय फ्रिक्शन कैसे होगा, चार्जिंग बाय कंडक्शन कैसे होगा और चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होगा। इससे पहले हम पढ़ेंगे एक बार तो अर्थिंग पढ़ेंगे, ठीक है, अर्थिंग कैसे होती है और किसको अर्थिंग बोलते हैं, और एक पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप कैसे काम करता है, और एक पढ़ेंगे क्यूआर्क, ठीक है। और एक ही जो एनसीईआरटी में एक एक्सपेरिमेंट है कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करते हैं, नेगेटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं। ये 3 एक्सपेरिमेंट हैं इस चीज के, वो एक्सपेरिमेंट भी हम पढ़ेंगे। पहले ये एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, फिर इलेक्ट्रोस्कोप पढ़ेंगे, फिर क्वार्क पढ़ेंगे, फिर मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक बार ध्यान में रखना कि मेथड ऑफ चार्जिंग कौन कौन से थे, 3 थे, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन, ठीक है। अब पढ़ेंगे ये एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। स्पीड फास्ट करें, हाँ भाई स्पीड फास्ट हो जाएगी, क्योंकि जब अपना जो एक बार ये फर्स्ट चैप्टर है ना, इसको थोड़ा सा आराम से करेंगे, क्योंकि ये आगे सभी मतलब आगे वो जो आने वाले चैप्टर है उसमें से उसमें काम होगा इसका बहुत ज्यादा, ठीक है। तो एक बार ये जो पहला चैप्टर है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा टाइम लगेगा, बाकी जो आगे आने वाले चैप्टर है वो थोड़े से स्पीडली होंगे, क्योंकि इसमें टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि ये वाला जो चैप्टर है ना वो अपने को अच्छे से कराना पड़ेगा, क्योंकि जो आगे आने वाले चैप्टर है उन चैप्टर में कहीं ना कहीं इस चैप्टर का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए एक बार थोड़ा आराम से चलेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में अपन। हाँ भाई, अब कर रहे हैं एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट टू शो दैट अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। ये करना है अपने को एक्सपेरिमेंट, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल सिंपल है कि हमने एक रोड ले ली, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था,
ठीक है। जब आप ग्लास रोड को, ठीक है, किसी भी सिल्क के कपड़े के साथ रगड़ोगे ना तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये थी ग्लास रोड, मैंने मान ली कि ग्लास रोड थी जिसको मैंने सिल्क के साथ रगड़ी थी, तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। और जब आप प्लास्टिक रोड लोगे, ठीक है, और प्लास्टिक रोड को आप, ठीक है, सिल्क के साथ रब करोगे, ठीक है, तो या फिर मैं बोलूं फर, फर मतलब जो बिल्ली की जो चमड़ी होती है ना, उसके साथ जो जब आप रब करोगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है। ये हम फ्रिक्शन जो मेथड था ना चार्जिंग का, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, उसमें हम पढ़ेंगे कि कैसे ग्लास रोड पे पॉजिटिव चार्ज आया और कैसे प्लास्टिक रोड पे नेगेटिव चार्ज आया। ठीक है। तो अब आप एक काम करना, इस जो ये ग्लास रोड थी जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, ये ग्लास रोड थी, ठीक है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसको हमने एक स्टैंड से बांध दिया। ठीक है। और हमने एक काम किया, इस प्लास्टिक रोड को हम इसके पास लेके गए। जब मैं प्लास्टिक रोड को इसके पास लेके जाऊंगा तो ये वाली जो है ना पॉजिटिव जो रोड थी, ग्लास रोड, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी और ये वाली इसकी तरफ अट्रैक्ट होगी। ठीक है। जब हम किसी भी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के पास नेगेटिव चार्ज बॉडी लेके आएंगे तो वो आपस में अट्रैक्ट होती दिखाई देगी। ठीक है। एक तो ये था कि जो अनलाइक चार्जेस हैं वो आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है। कि जब हम पॉजिटिव चार्ज ग्लास रोड को हम नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रोड के पास लेके आए तो आपस में वो अट्रैक्ट हो रही थी। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंट टू शो अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब बात करते हैं लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर की। ठीक है। अब हमने ग्लास रोड ले ली जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और ये ले ली हमने प्लास्टिक रोड जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज प्लास्टिक रोड पे कैसे आया और इस पे पॉजिटिव चार्ज कैसे आया वो हम पढ़ेंगे आगे चार्जिंग बाय फ्रिक्शन में। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको मैंने स्टैंड पे बांध कर रख दिया प्लास्टिक रोड को, सॉरी ग्लास रोड को, इसके बाद मैंने कोई छिड़खानी नहीं की अभी तक। अब मैं जब मैं पॉजिटिव चार्ज सॉरी प्लास्टिक रोड को लेके आऊंगा जो कि नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा कि जो ये वाली है ना ग्लास रोड, ये इससे दूर जाएगी। सॉरी, हाँ यहाँ पे मैं ये ग्लास रोड ली है, अनलाइक चार्ज कर लिया आपने, अब लाइक चार्जेस करना करना है बंदी को। ठीक है। अब ये दोनों रोड थी ग्लास की, और जब मैं दोनों पास में लेके आऊंगा तो इनके ऊपर सेम चार्ज है। ठीक है। तो अब क्या होगा, जब मैं इसको पास में लेके आऊंगा तो ये आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर सेम चार्ज है। तो ये एक्सपेरिमेंट हो गया कि जो सेम चार्ज है या फिर जो लाइक चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ये हो गया रिपेल का एक्सपेरिमेंट, और ये हो गया अट्रैक्शन का, और ये रिपल्सन का, लाइक चार्जेस का, अनलाइक चार्जेस का। एक और रह गया, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा। ठीक है। ये कोई प्लास्टिक रोड थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, और एक प्लास्टिक रोड ये थी जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था। ठीक है। मैंने क्या देखा कि मैंने इस प्लास्टिक रोड को स्टैंड से बांध के छोड़ दिया। ठीक है। तब तक इसने कोई हलचल नहीं की, एक जगह रेस्ट पे थी। लेकिन जैसे ही मैं इस रोड को इसके पास लेके जाऊंगा तो क्या होगा, ये इससे दूर जाएगी और ये भी इसको रिपेल करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है। तो ये भी एक्सपेरिमेंट रिपल्सन को शो कर रहा है। ठीक है। तो जब लाइक चार्जेस होंगे तो उनके बीच में रिपल्सन होगा और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन होगा। ये एक्सपेरिमेंट हो गया जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद हम आगे करेंगे क्यूआर्क, और क्यूआर्क के बाद इलेक्ट्रोस्कोप। ठीक है। हाँ भाई टाइम हो गया, 1 बजने वाला है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और आपको नोट्स वगैरह मिल जाएंगे। ठीक है। स्टडी मटेरियल में जरा चेक कर लेना एक बार। ठीक है। अगर कोई अभी तक कोई दिक्कत, अभी तक जो पढ़ाया उसमें कोई दिक्कत, तो एक बार कमेंट कर दे। 1 बजे तक मैं ऑनलाइन ही हूँ फिलहाल। हाँ भी, अगर कोई दिक्कत आए फिर भी आपको क्लास के बाद, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है। फोटो भेज देना।
क्लिक करके मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। क्लियर है? क्लियर है? हाँ ठीक है, तो भाई कल मिलते हैं फिर इसी टाइम पे। और जो अगर टाइम में चेंज हुआ तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एंड कर दूं क्लास? एंड कर दे क्लास को? ठीक है।